इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष। पापा चीटिंग। जानना चाहेंगे कुछ समय पहले हमारी जिंदगी कैसी थी? क्यों मिस्टर गोयल, आजकल आपका दिमाग काम नहीं करता? सब गलत है, तुमको कुछ भी याद नहीं रहता? कहाँ रखा है? बहू, तुम सब कुछ भूल जाती हो। पर जब से हमने योग अपनाया सब कुछ बदल गया। मिस्टर गोयल, क्या दिमाग लगाया है? अरे वाह, सब कुछ याद रहने लगा। जब से मैंने योगा किया है मैं कुछ नहीं भूलती। योग बनाए रखता है शारीरिक और मानसिक संतुलन और बच्चों में बढ़ाता है स्मरण शक्ति। जो करे योगासन स्वस्थ रहे तन मन। सबके मन पर छाया है, सुनता हूँ मैं हर पल लेकिन तुमने ये बतलाया है। सोच की कोई दिशा नहीं पर समझ की सुंदर काया है। Want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered, want to be remembered। समाज का विकास हो या फिर देश का उत्थान, बात एक समान अधिकारों की हो रही हो या फिर हर किसी के लिए एक समान शिक्षा की, ये सब सामाजिक न्याय के बिना पूरा नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, सामाजिक न्याय की इसी विशेष भूमिका के साथ आप सभी को बबीता जैन का नमस्कार। आज यानी 20 फरवरी का दिन पूरे विश्व में सोशल जस्टिस डे अथवा सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। सोशल जस्टिस सभी राष्ट्रों के मध्य शांति व परस्पर समृद्धि बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब कभी भी हम सभी के लिए समान अधिकारों की बात करते हैं तो वहाँ पर सामाजिक न्याय का सिद्धांत जरूर शामिल होता है। यदि हम इस सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमें उम्र, जाति, धर्म, संस्कृति अथवा अयोग्यता जैसी बाधाओं को सबसे पहले दूर करना होगा। सभी के लिए सामाजिक न्याय को उपयोगी बनाने के मकसद से ही संयुक्त राष्ट्र ने इसे वैश्विक मिशन का केंद्र बिंदु माना है, क्योंकि इसी की मदद से ही विकास व मानवीय गतिविधियों को लोकप्रिय बनाया जा सकता है। सन 2007 में हुई संयुक्त राष्ट्र की आम सभा के दौरान सभी ने 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाए जाने की बात को अपनी मंजूरी दे दी और फिर गरीबी उन्मूलन, सभी को रोजगार, भेदभाव रहित समाज जैसे कई सामाजिक मुद्दों को इस खास दिन पर बढ़ावा दिए जाने पर विचार विमर्श किया गया। संयुक्त राष्ट्र की महासभा में 26 नवंबर सन 2007 में इस प्रस्ताव को लागू किए जाने के बाद पहली बार वर्ष 2009 में 20 फरवरी को वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस के रूप में मनाया गया। So this day of social justice is an opportunity to say we can actually have a better, safer, more secure and more prosperous world in a broad sense, because it will be a world where everybody will have the basic human rights protected and promoted, rights to food and safe water, health, education, shelter, and at the same time we will understand the importance of putting emphasis in our policies. इस दिन सभी देशों की सरकारें अ सोसाइटी फॉर ऑल की थीम पर सामाजिक न्याय को राष्ट्रीय व क्षेत्रीय स्तर पर प्रमोट करने के प्रयास करती हैं और इसके लिए सभी जरूरी भूमिकाओं पर भी कार्य किया जाता है। इस दौरान पूरी कोशिश की जाती है कि समानता व सामाजिक न्याय के साथ साथ सभी को एक समान आर्थिक विकास से जोड़ा जा सके। साथियों, सामाजिक न्याय महज एक शब्द मात्र नहीं है जिसके अंतर्गत 3 से 4 विषय आते हैं। ये एक व्यापक प्रक्रिया है जो हमारे कानून को देश की जनता के लिए उनकी रक्षा के लिए एक समान बनाए रखने की ओर इशारा करती है।
सामाजिक न्याय के लिए हालांकि ये दिन सिर्फ एक सकारात्मक कोशिश है, लेकिन इसका असली मकसद साल के 365 दिन इसके मुद्दों को लागू करना ही है, क्योंकि अधिकार व कानून एक दिन में किसी व्यक्ति की जिंदगी बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए हम सभी को ये प्रयास करने होंगे कि लोकतंत्र की ताकत को समझें और यहाँ सोशल जस्टिस को बनाए रखने में अपना पूरा सहयोग दें। कहते हैं कि खेल में रफ्तार के साथ साथ आपकी नजर भी पारखी होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाना थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है। वैसे आज का दिन भारतीय हॉकी जगत में भी काफी महत्वपूर्ण है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इस दिन 1965 में उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में जन्म हुआ था जाने माने हॉकी खिलाड़ी जगबीर सिंह का। ये वो नाम है जिसने 2 विश्व कपों में देश का प्रतिनिधित्व किया और करीब 1 दशक तक सभी बड़े टूर्नामेंट्स में तिरंगे का मान बनाए रखा। जगबीर सिंह के पिता दर्शन सिंह खुद भी हॉकी खेला करते थे। जगबीर सिंह को अपने खेल के दिनों में स्ट्राइकिंग सर्किल में गिना जाता था और इनकी प्रतिभा को देखते हुए ही इन्हें ऑल स्टार एशिया 11th में शामिल होने का मौका दिया गया था। प्रतियोगिता के तहत जगबीर सिंह ने 1990 में कुआलालंपुर में हुए 5 कॉन्टिनेंट वर्ल्ड क्लासिक कप में जीत दर्ज की और 1993 में वर्ल्ड 11 नाम से हुई मैत्री प्रतियोगिता में भी शिरकत की। वो तब तक एकमात्र ऐसे भारतीय खिलाड़ी थे जिन्हें जर्मनी में 1992 से जर्मन हॉकी बुंदेसलीगा प्रीमियर लीग के तहत खेलने का मौका मिला था। 1985 से 1995 तक इन्होंने बहुत से बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपने साथ साथ देश का नाम भी रोशन किया। इस दौरान जगबीर सिंह ने 1986 व सन 1990 के एशियन खेलों के साथ साथ 1989 के एशिया कप व चैंपियंस ट्रॉफी में भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। खेल जगत में जगबीर सिंह के महत्वपूर्ण योगदानों को देखते हुए ही इन्हें 1990 में भारत सरकार द्वारा अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। दोस्तों, 2004 में एथेंस में हुए ओलंपिक्स में जगबीर सिंह को पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया। कोच देशी या विदेशी नहीं हो सकता, कोच ही होता है और उसकी तकनीक जब तक उसकी रणनीति सक्सेसफुल है उस कोच की वाह है, और जिसकी नहीं हो पाती या टीम क्लिक नहीं कर पाती उसके ऊपर सवाल चिन्ह लग जाते हैं। पर इट्स पार्ट ऑफ द गेम, कभी जीत कभी हार। अपने खेल से संन्यास लेने के बाद जगबीर सिंह की पहचान एक पॉपुलर टीवी कमेंटेटर के तौर पर हुई। इनके विचारों की झलक टीवी के अलावा अखबारों व मैगजीन में प्रकाशित होने वाले खेल कॉलम्स में भी देखने को मिलती है। जगबीर सिंह इन दिनों ओलंपिक व विश्व कप खेलों के साथ साथ कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स व एशिया कप मुकाबलों में बतौर कमेंटेटर व एक्सपर्ट भी नजर आते रहते हैं। आज हमारी पूरी टीम की तरफ से जगबीर सिंह के रूप में एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आमला के गुण देखो, मैं आमला हूँ, विटामिन सी का मैं भंडार हूँ, मैं रखता ऐसे स्ट्रॉन्ग हूँ। खांसी जुकाम मिटाना मेरा काम, दांतों और मसूड़ों को भी रखता हूँ स्वस्थ और स्ट्रॉन्ग। काले लंबे बाल है मुझसे पाचन शक्ति बढ़ाता हूँ। रोज एक आंवला खाने से हेल्थ हमेशा बरकरार रहे, चाहे जैसे भी खाएं, आंवला के गुण गाएं। आंवला के गुण देखो। दूर से देखने में आकाश जितना खूबसूरत नजर आता है साथियों, उतना ही पास जाने पर ये रहस्यों से भरा नजर आता है। ये ऐसे रहस्य हैं जो लाखों करोड़ों साल से इसके अस्तित्व को बयां कर सकते हैं।
आज विज्ञान की मदद से इसे इन रहस्यों के करीब तक पहुंचने में काफी हद तक सफलता मिल चुकी है। लेकिन ये एक दिन या किसी एक व्यक्ति की मेहनत से संभव नहीं हुआ है। वैसे बिग बैंग का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये वो महाविस्फोटक था जिसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति को सुनिश्चित किया। बिग बैंग से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को हम तक पहुंचाने वाले एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक रहे हैं आज ही के दिन 1945 में जन्मे जॉर्ज स्मूट। स्मूट ने करीब 20 सालों के अपने प्रयोगों के दौरान ब्रह्मांड में अब तक की सबसे पुरानी व सबसे बड़ी संरचना को ढूंढा और इसकी सत्यता को प्रमाणित भी किया। इन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर ब्रह्मांड की उस संरचना को देखा जो कभी इसके आरंभिक निर्माण में जिम्मेदार रही थी। इन्हें विज्ञान की भाषा में रिपल्स या रिकेल्स कहा जाता है। यही वो पुराने बीज हैं जिसने आधुनिक गैलेक्सीज यानी आकाश गंगाओं, क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज जैसी संरचनाओं का निर्माण हुआ है। प्रोफेसर स्मूट के ग्रुप ने ये अध्ययन कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर सैटेलाइट में प्रयोग किए गए 3 में से एक उपकरण की मदद से किया था। यही वो मिशन था जिसके जरिए विज्ञान जगत को पुराने समय के अंतरिक्ष की बेहतरीन तस्वीरें प्राप्त हो सकी थी। 1977 में स्मूट ने ये खोज की थी कि हमारी आकाश गंगा सामान्य तौर से बढ़ने के साथ साथ ब्रह्मांड के विस्तार के साथ भी कई लाख मील प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रही है। ब्रह्मांड में चारों ओर मौजूद पदार्थ असामान्य रूप से बिखरा हुआ है, जबकि पहले तक ये माना जाता था कि हर तरफ एक समान रूप से विद्यमान है। और फिर प्रोफेसर स्मूट ने इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए 1992 में ब्रह्मांड के निर्माण के लिए जिम्मेवार रिपेल्स की खोज की। उनकी इस खोज को स्टीफन हॉकिंग ने सदी की खोज कहा था, क्योंकि इसी से आगे के रास्ते तय किए जाने थे। फ्लोरिडा में जन्मे स्मूट के माता व पिता दोनों ही साइंस टीचर थे और इन्हें देखते हुए ही जॉर्ज स्मूट ने भी बचपन से ही साइंस फिक्शन, इंजीनियरिंग, साइंस से जुड़ी किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। हाई स्कूल तक वो फुटबॉल के खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन इसके बाद उनका पूरा ध्यान एकेडमिक की ओर बढ़ता चला गया। जॉर्ज स्मूट ने मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया और फिर अपने करियर के लिए इन्होंने फिजिक्स व मैथमेटिक्स को चुना। भौतिकी में अपने रुझान के चलते इन्होंने ड्यूटेरियम नाभिक की विखंडन प्रक्रिया को समझा, लेकिन फिर पार्टिकल फिजिक्स में मची होड़ को देखते हुए इन्होंने इस क्षेत्र की बजाय कॉस्मोलॉजी क्षेत्र का चुनाव कर लिया। ये निर्णय स्मूट के जीवन का सबसे बड़ा व सबसे सही निर्णय साबित हुआ, जिसमें प्रवेश करने के बाद इन्होंने प्रकृति के मूल में झांकने की कोशिश करना शुरू कर दिया। 1970 में स्मूट ने MIT छोड़कर बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जाने का फैसला कर लिया, जहां इन्होंने काम करना शुरू किया 1968 के नोबेल विजेता लुइस अल्वारेज के साथ। अल्वारेज नासा द्वारा संचालित हाई एल्टीट्यूड पार्टिकल फिजिक्स एक्सपेरिमेंट यानी हैपी पर काम कर रहे थे। हैपी का उद्देश्य बिग बैंग से जुड़े साक्ष्य एकत्रित करना था। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक ब्रह्मांड का निर्माण एक महाविस्फोट के साथ हुआ था। इस दौरान अनगिनत ऐसे छोटे छोटे व सघन केंद्र बन गए जिनमें ऊर्जा व पदार्थ एक साथ ही समाहित थे। धीरे धीरे सब एटॉमिक पार्टिकल ऊर्जा से अलग होना शुरू हो गए और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन बनते चले गए। बिग बैंग के पहले 3 लाख सालों तक वहाँ का तापमान इतना ज्यादा था कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के साथ मिलकर परमाणु का निर्माण नहीं कर सकते थे। वैसे पता है साथियों, इस समय तक ब्रह्मांड में कोई प्रकाश भी नजर नहीं आता था। इस तरह करीब 3 लाख साल अंधेरे में रहने के बाद ब्रह्मांड कुछ ठंडा हुआ और इलेक्ट्रॉन ने नाभिक बनाना शुरू कर दिया, जिससे परमाणु अस्तित्व में आया। इसके बाद रोशनी भी नजर आना शुरू हुई। आज भी ये प्रक्रिया कॉस्मिक रे रेडिएशन के रूप में चलती रहती है।
आज जो दिख रहा है उस ब्रह्मांड का निर्माण होता चला गया। जॉर्ज स्मूट व उनकी टीम ने कॉस्मिक बैकग्राउंड एक्सप्लोरर नामक अंतरिक्ष यान की मदद से बहुत से आंकड़े एकत्र किए और इस दौरान स्मूट द्वारा अधिकता से यान में लगे दूसरे उपकरण डिफरेंशियल माइक्रोवेव रेडियोमीटर यानी DMR का प्रयोग किया गया था। स्मूट ने इस रेडियोमीटर का प्रयोग CMB की चमक से परिवर्तन व अलग अलग वेवलेंथ्स पर आकाश के विभिन्न भागों के बीच तापमान परिवर्तन को मापने के लिए किया। ये सभी अध्ययन 7 डिग्री के एंगुलर रिजोल्यूशन पर किए गए थे। इस तरह अपने सभी कार्यों को एस्ट्रोफिजिकल जर्नल में सबमिट कर दी। साथ ही परिणामों की घोषणा के लिए 23 अप्रैल 1992 का दिन चुना। दरअसल इस दिन वॉशिंगटन में अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग में इन्होंने आखिरी 3 महीनों में किए गए कार्यों को सभी के दौरान कुछ यूं रखा कि मैंने व मेरी टीम ने इस दौरान हफ्ते के 7 दिन काम किया। यहाँ तक कि अक्सर हम देर रात तक काम करते थे ताकि कोई भी आंकड़ा गलत ना हो जाए। लगातार बर्कले व ग्रीन बेल्ट हमारा आना जाना लगा रहता था। मेरी कार का बीमा भी खत्म हो गया था और मुझे इसका पता नहीं चला। हमने सब कुछ एक किनारे कर दिया ताकि कहीं भी गलती की कोई भी संभावना ना रह जाए। तो साथियों, यही वो खोज थी जिसने ब्रह्मांड के निर्माण के रहस्य को हम तक पहुंचाया और इसी से जुड़ी खोजों के लिए जॉर्ज स्मूट को 2006 में जॉन सी माथेर के साथ संयुक्त रूप से विज्ञान के सबसे बड़े व प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार से भी नवाजा गया था। स्मूट ने प्रोफेसर डेविडसन के साथ मिलकर कॉस्मोलॉजी के इस इतिहास व अनुभव को 1993 में प्रकाशित पुस्तक रिंकल्स इन टाइम के जरिए दुनिया के सामने पेश भी किया। आज जॉर्ज स्मूट को समस्त अंतरिक्ष विज्ञान जगत व बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। ये है मिस्टर खन्ना। नियमित दिनचर्या इनकी डिक्शनरी में है ही नहीं। न सोने का समय, न उठने का, खाना ऊट पटांग और व्यायाम अजी वक्त ही कहाँ है। और ये है मिस्टर वर्मा। समय पे सोते हैं, जल्दी उठते हैं, कसरत करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं। ये रहेंगे रोग मुक्त, स्वस्थ और दीर्घायु। और मिस्टर खन्ना, इस प्रश्न चिन्ह को जीवन से हटाएं। नियमित संतुलित दिनचर्या जरूर अपनाएं। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जहाँ से संभावना शुरू होती है वहाँ से खोजों का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। अब जैसे हम प्रोटीन के बारे में अक्सर बात तो करते हैं, पर हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पता होता है इस प्रोटीन के बारे में। एक सच्चा वैज्ञानिक वही होता है जो हमेशा संभावनाओं को तलाशता रहे और नई नई खोजें सामने लाने में दुनिया की मदद कर सके। वैसे अब हम जिनकी बात कर रहे हैं साथियों, वो आधुनिक युग के एक जाने माने व प्रतिष्ठित जैव रसायन वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की संरचना को एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से सुलझाकर इसे समझने की नई सोच विकसित की। बचपन से ही संघर्षों का सामना करने वाले रॉबर्ट ह्यूबर का जन्म आज ही के दिन 1937 में म्यूनिक में हुआ था। इनके पिता बैंक में कैशियर थे और माँ एक हाउसवाइफ। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इन्हें व इनकी बहन दोनों को काफी कठिन दौर से गुजरना पड़ा। यहाँ तक कि इन्होंने एक गिलास दूध और ब्रेड पाने के लिए भी खासी दिक्कतें उठाईं। 1945 व 1946 के दौरान वहाँ कोई अच्छा स्कूल नहीं था, इसीलिए ह्यूबर ने खुद से ही लैटिन व ग्रीक भाषा सीखकर एक जिम्नेजियम में प्रवेश ले लिया। इसके बाद इन्होंने खेल के साथ साथ केमिस्ट्री में भी अपना बराबर लगाव बनाए रखा। केमिस्ट्री के लिए इन्हें जो भी किताब मिलती उसी को पढ़ना शुरू कर देते थे। 1956 में ह्यूबर ने जिम्नाजियम छोड़ दिया और टेक्निकल यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। यहाँ से 1960 में ह्यूबर ने केमिस्ट्री में अपना डिप्लोमा पूरा कर लिया और फिर इधर उधर नौकरी करके परिवार को आर्थिक मदद करना शुरू कर दिया। नौकरी के साथ इनकी पढ़ाई भी जारी थी।
क्रिस्टलोग्राफी पर अपने डिप्लोमा की वजह से इन्हें क्रिस्टलोग्राफर डब्ल्यू होपे की प्रयोगशाला में काम करने का मौका मिल गया। यहाँ इन्होंने कीटों में पाए जाने वाले एगडायासिन हार्मोन का क्रिस्टलोग्राफिक अध्ययन किया। There is a surprising small number of genes in human beings. So why does it function? Why does a human body in all its complexity function? Because genes are encoding not only one protein, but during transcription and translation they are changed, may be changed, and they change their functions. The other, perhaps even more important principle of living organisms is that there is a network of interactions between the protein components in living organisms. They influence each other. Now, drugs are usually developed have been discovered and are developed for a particular protein, but by that principle of interactions within networks, they necessarily do interfere also with the functions of other proteins. So this is the origin of the side effects of a particular drug. It may be toxic, this is not what we want, but it also may be beneficial. And this is what we would like to discover. And this is what Mondo Biotech would like to discover and has discovered in a number of cases. धीरे धीरे क्रिस्टलोग्राफी की ओर ह्यूबर का रुझान बढ़ता चला गया और इन्होंने बहुत सारे कार्बनिक पदार्थों की संरचना को स्पष्ट करने में अपना योगदान दिया। 80 के दशक में रॉबर्ट ह्यूबर ने प्रोटीन पर अपना अध्ययन कार्यों की शुरुआत की। ये ऐसे प्रोटीन थे जो कि ऊर्जा व इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के लिए जिम्मेवार थे। ह्यूबर की इस खोज ने ही उन्हें नोबेल विजेता बनने का सौभाग्य प्रदान किया। 1988 में इन्हें 2 अन्य वैज्ञानिकों के साथ केमिस्ट्री की नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। रॉबर्ट ह्यूबर को ये पुरस्कार बैक्टीरिया में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक प्रोटीन कॉम्प्लेक्स की संरचना को ज्ञात करने के लिए दिया गया था। इसकी मदद से भविष्य में बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं के आणविक गुणधर्मों का पता लगाने में मदद मिल सकी। रॉबर्ट ह्यूबर द्वारा शुरू किए गए ये कार्य आज तक जारी हैं और उनके द्वारा तैयार की गई तकनीकों से क्रिस्टलोग्राफी के क्षेत्र को भी समृद्ध करने में काफी हद तक मदद मिल सकी है। आज जाने माने क्रिस्टलोग्राफर रॉबर्ट ह्यूबर को हमारी पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो साथियों, फिलहाल मेरी घड़ी अब मुझे आपसे विदा लेने का इशारा कर रही है और इसीलिए फटाफट आज का सवाल सुन लीजिए। आपको बताना है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक शांति स्वरूप भटनागर का जन्म कहाँ हुआ था। आप अपने जवाब हमें borntoberemembered@gmail.com पर मेल कर सकते हैं और साथ ही प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमें facebook.com/borntoberemembered पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो अब अपनी दोस्त बबीता जैन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं बनना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा परछाया सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता है अभिषेक लकड़ा, सह प्रस्तुतकर्ता कोपल ठाकुर, आलेख प्रियंका तिवारी, शोध एवं विकास अभिषेक शर्मा, कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी हर्बल प्रोडक्ट्स की बड़ी मांग है। अगर हम उन मानकों पर खरे न उतरे
तो हमारे जैसे व्यापारियों के लिए रिस्क भी बढ़ा है। इन सब मुद्दों का ख्याल रखेगा VCS वॉलंटरी सर्टिफिकेशन स्कीम। उत्पादक अपने हर्बल प्रोडक्ट्स के लिए गुणवत्ता की ये निशानी पा सकते हैं। आयुष प्रीमियम मार्क उत्पादन WHO द्वारा निर्धारित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस यानी GMP के अनुसार VCS यानी सुनिश्चित और सुरक्षित व्यापार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक आयुष विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आयुष।